इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुस्तान की खवातीन हॉकी टीम को एक दिलचस्प मुकाबले में हार का सामना हुआ है। हिंदुस्तान की खवातीन हॉकी टीम को शिकस्त का सामना हुआ है। बर्तानिया के हाथों टीम इंडिया को 4-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बर्तानिया कांसे का तमगा हासिल करने में कामयाब रहा। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा भी देखने को मिला। गुरजीत कौर ने 2 गोल किए। टोक्यो ओलंपिक से आपको अहम खबर बता रहे हैं। कई उम्मीदें वाबस्ता थी हालांकि, लेकिन हिंदुस्तान की खवातीन हॉकी टीम को बर्तानिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिलचस्प मुकाबले में हालांकि हार का सामना हुआ है। हिंदुस्तान की खवातीन हॉकी टीम को बर्तानिया के हाथों 4-3 से शिकस्त का सामना हुआ। बर्तानिया कांसे का तमगा हासिल करने में कामयाब रहा। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा भी देखने को मिला। गुरजीत कौर ने आपको बता दें 2 गोल किए। पूरे मुल्क की नजरें इस मैच पर बनी हुई थी। ये उम्मीद जताई जा रही थी कांसे का तमगा जीता जाएगा, बल्कि आगे और साबिक ओलंपियन जलालुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवी साहब, कई उम्मीदें वाबस्ता थी कि मेडल जो है हिंदुस्तान ही आएगा, लेकिन कहां पर कमी रह गई? मुनज़्ज़म टीम बहुत अच्छा खेली है होल मैच। अब लेकिन इसमें यह था कि सेकंड हाफ तो इतना अच्छा हुआ है कि 3 गोल इंडियन टीम ने किए जी। 2 पेनल्टी कॉर्नर से, 1 फील्ड गोल। तो हम एक गोल से लीड भी ले रहे थे हाफ टाइम तक, और थर्ड हाफ हमारा ऐसा हुआ कि उसमें हम बराबर हो गए, हमारे ऊपर गोल हो गया। वो गोल जरूर हमारा गोलकीपर जरा जो पोनिया थी, वो सविता बहुत हल्का सा गोल पेट में से खा गई, शायद खड़ी रहती तो शायद बच सकता था वो। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे गोल बचाए, वो गोल हमारे ऊपर हो गया। उसकी वजह से टीम हमारी जो 1 गोल से हमारी पीछे हो गई, पिछड़ गई। वो गोल हम लोग बराबर नहीं कर पाए। 1-2 मौके जरूर मिल पाए हमारी टीम को, लेकिन उस वक्त ये वाली टीम जो ब्रिटेन है थोड़ी सी बेटर है, और उसने काफी बॉल को होल्ड किया और इंडियन टीम को मौका नहीं दिया खेलने के लिए। पेनल्टी कॉर्नर भी मिला हमको उस वक्त, लेकिन गुरजीत जो थी हमारी वो बाहर थी, तो एक दूसरे खिलाड़ी उतना अच्छा पेनल्टी कॉर्नर नहीं लगा पा रहे थे। तो वो एक कमी वो भी रही हमको ये लगता है कि कोच को आखिरी मिनटों में, जो आखिरी 2 मिनट 3 मिनट बचे हुए थे उस वक्त, और ये टैक्टिस अपनाना थी कि गोलकीपर को बाहर करके एक खिलाड़ी को आगे लाना था, तब जो आगे प्लेयर खेलते हैं। तो क्योंकि हम लोग 1 गोल से हार रहे हैं, तो किसी भी हालत में हमको गोल बराबर करना है, और फिर शूट आउट होते हैं, फिर तो एक चांस मिल जाता है। तो ऑल आउट जो एक बात होती है, वो मुझे ऐसा लगा कि कोच की थोड़ी जिम्मेदारी थी कि उसको ये ये टैक्टिस अपनाना थी कि गोलकीपर को, जैसे और मैचों में हमारे मेंस टीम ने किया था, ऐसे ही हमको ये भी करना चाहिए था। वो उस वजह से एक तो कमी ये रही, लेकिन इसके बावजूद टीम जितना अच्छा खेली है, सारे प्लेयर, सलीमा टेटे ने जो खेल का प्रदर्शन किया है और पूरी टीम ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए, गर्ल्स के लिए, बहुत बहुत हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। और इन लड़कियों ने जो अपनी जुर्रत दिखाई है, जो हिम्मत और खेल और टेक, वो सब चीजें का कोई हम इतना उम्मीद भी हिंदुस्तानी नहीं कर रहे थे जितनी अच्छी टीम ने परफॉर्म करके। और अब ये जीत हार है, बहुत क्लोज जीत हार है, 4-3 से हम लोग हार गए, लेकिन इतनी क्लोज है, इसमें और थोड़ा सा जोर लगेगा, काम होगा, तो हम लोग हिंदुस्तानी हॉकी, गर्ल्स की हॉकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। वही उदिता को 5 मिनट बाहर बिठाना, क्या ये भी एक फैक्टर्स में शामिल है कि किस तरह से परफॉर्मेंस पर अफेक्ट हुआ? हाँ, वो एक खिलाड़ी कम हो गया। एक खिलाड़ी कम होना इस मैदान में बहुत ही परेशानी बहुत है। और वो खिलाड़ी की जो टैकलिंग थी वो जरा सी कमजोर थी, और हमारा डिफेंस भी टोटली, हमारा डिफेंस आज बहुत अच्छा नहीं खेला। आपके ऊपर 4 गोल हो गए, आप आपने क्या करा? बचाव ही नहीं हुआ जरा सा भी। तो ये एक हमारी डिफेंस लाइन में जो गर्ल्स खेल रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी रही है, और वो बराबर ब्रिटेन की खिलाड़ियां बीट करती हुई एकदम से टीम में दाखिल हो जाती थी, और हमारे प्लेयर जो टैकलिंग करने में थोड़ा सा
उतना अच्छा नहीं दिखा पाए, इसमें थोड़ी कमी है, आगे इम्प्रूव होगा। लेकिन ब्रिटेन बेटर टीम थी, लास्ट ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी, अब थर्ड पे आई है वो। तो हमको ये समझना है कि भाई हमारा मुकाबला किससे है, हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, उसको और कितना बढ़ाना है हमारे खेल को टेक्निकली, वो हमको अब सोचने की बात है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि सेकंड क्वार्टर में टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन तीसरे क्वार्टर में आते आते जो है टीम बिखर गई और चौथे क्वार्टर में डिफेंस ही नहीं हुआ। और जिस तरह से कल भी आपसे हमारी बात हो रही थी मेंस हॉकी टीम को लेकर के कि डिफेंसिव मोड में नहीं, यहाँ पर फुल जो है अब अटैक मोड में खेलना पड़ता है, तब जाके जो है जब मेडल जीतना होता है उसके लिए उस तरह की परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। अटैक की हमको तो ऑल आउट जाना है और जीतने के लिए खेलना है, हमको बिल्कुल आगे की फॉरवर्ड मतलब हमको गोल करना है, जीत के लिए गोल चाहिए जी। हम जीत के लिए, हम बचाव अपनी जगह पर है, बचाव होना है और गलतियां होती हैं, जैसे हमारे गोलकीपर से गलती हो गई, एक गोल हमारे ऊपर हो गया, लेकिन उस गलती को दूर करने के लिए हम जब तक 2 गोल नहीं मारेंगे, हमारे ऊपर 1 गोल होता है तो हमें 2 करना है। तो हमें इस प्रैक्टिस से अगर हम खेलेंगे तो हमारी टीम को फायदा होना था। लेकिन वो आज इन्होंने वो वाली बात जो थर्ड हाफ हमारा सेकंड हाफ रहा, वो प्रैक्टिस और हाफों में भी होना थी, थर्ड हाफ फोर्थ हाफ में, वो चीज हमको थोड़ी सी कमी नजर आई है। तो वो वाली चीज कोचेस ने, हालांकि 2 बार बीच में ब्रेक भी लिया और उसमें क्या कहा लड़कियों से वो समझ में नहीं आया, लेकिन ये कि वो कहना यही था कि भाई आप डिफेंस मत हो ये और आपको आगे ही खेलना है और गोल करना है कैसे भी आगे। तो मैं जब ये देख रहा था कि टीम जब डी में जा रही थी और कोई एक प्लेयर जा रहा था लेके, तो वहां और 2-3 प्लेयर होना चाहिए थे, लेकिन वो हमारे और प्लेयर नहीं हो रहे थे, जिससे वो बॉल रिलीज करके उनको खाली जगह में देते तो वो कहीं गोल कर पाते। तो वो एक मैं ये देख रहा था कि लड़कियों में थर्ड हाफ में, खासतौर से फोर्थ हाफ में वो वाली कमी दिख रही थी। बिल्कुल। जलालुद्दीन रिजवी साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज हिंदुस्तान की सदारत में अफगानिस्तान पर बहस होगी। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे बहस होनी है। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस होगी। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बातचीत का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत अभी हिंदुस्तान कर रहा है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज हिंदुस्तान की सदारत में अफगानिस्तान पर बहस होनी है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे बहस होनी है। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस होगी। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बातचीत का मुतालबा किया था। आपको बता दें, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत अभी हिंदुस्तान कर रहा है। हर माह जो है सदारत बदलती है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज जो है हिंदुस्तान की सदारत में अफगानिस्तान को लेकर के बहस होने जा रही है, कितना अहम है खास तौर से हिंदुस्तान, क्योंकि पहले से अफगानिस्तान को सिक्योरिटी और दीगर मामलों को लेकर के ताउन फराहम करता आ रहा है, ऐसे में ये बहस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपको बता दें कि आज शाम 7:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के हिसाब से ये चर्चा शुरू होगी, डिस्कशन शुरू होगा अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरह से अफगानिस्तान में लगातार वायलेंस जो तशद्दुद है वो लगातार बढ़ रही है वहां पर, और टारगेटेड किलिंग्स वहां पर हो रही हैं, और तालिबान लगातार वहां पर जो एरियाज है उन पर कब्जा कर रहा है, और लगातार जो बड़े शहर है जैसे हेरात है वहां पर इस टाइम फाइटिंग चल रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में आज इस पर चर्चा होगी। आपको ये भी याद दिला दें कि 1 अगस्त से ही भारत के पास इसका प्रेसिडेंसी है, चेयरमैनशिप है, और आज इसकी अध्यक्षता में ही, भारत की अध्यक्षता में ही इस पर चर्चा होगी और आगे क्या किया जाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इस पर बातचीत होगी। लेकिन एक अहम बात आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने फोन किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर को, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हिंदुस्तान से कि ये बहुत सही वक्त है कि एक यूएनएससी को इसमें इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए, जिसके बाद माना जा रहा है कि इंडिया ने इस पर बातचीत की है, तमाम मुल्कों से यूएनएससी में जो मेंबर्स हैं उनसे बात की है ताकि इसके लिए एक समय मुकर्रर किया जा सके। आपको याद दिलाते हैं कि बतौर प्रेसिडेंट, बतौर चेयर यूएनएससी के भारत एजेंडा तय कर सकता है। तो ऐसे में आज शाम देखना होगा कि
तमाम मुल्क इस अपनी क्या रखते हैं और आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेज वहां से निकलने की तैयारी कर रही हैं, तो ऐसे में आगे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए यूएनएससी की और पूरी दुनिया की अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए, इस पर आज के इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और वहीं जहां पर तालिबान का कब्जा जो है और भी मजबूत होता जा रहा है अफगानिस्तान में, और तालिबान चीन से भी मिला है, ऐसे में कितना ज़रूरी है कि अफगान हुकूमत को ताउन फराहम हो, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा सिक्योरिटी के लिहाज से भी उनकी मदद की जाए? देखिए, जाहिर तौर पर तालिबान का जो वायलेंस है, जो लगातार शहरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, हालांकि पहले कहा जा रहा था कि रूरल एरियाज में वो कब्जा करेंगे, लेकिन अब उन्होंने सिटीज की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, बड़े शहरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है जी। और वहीं जहां पर हमने ये भी देखा है कि अमेरिकन फोर्सेज लगातार वहां से विड्रॉ कर रही हैं और माना जा रहा है कि अगले महीने 9 तारीख तक वहां से पूरा विड्रॉ कर लिया जाएगा। इसी बीच आपको ये भी याद दिला दें कि भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात अब से कुछ दिन पहले भारत में हुई थी, जब विदेश मंत्री अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर थे। लेकिन अब क्योंकि एक ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सभी देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति बहाली हो, वहां पे स्टेबिलिटी हो, पीस हो, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इसमें कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रही हैं, जिसमें पाकिस्तान सबसे ऊपर है। और पाकिस्तान को लेकर हमने ये भी देखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से फोन पर बात करने को तैयार भी नहीं है, वो उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान इस टाइम डेस्परेट भी है और हालांकि अफगानिस्तान ये साफ भी कर चुका है कि जो भी कुछ भी इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है और तालिबान जो कुछ भी कर रहा है वो पाकिस्तान के साथ उनकी सांठगांठ है और लश्कर के बहुत से आतंकी वहां पे इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, IMA घोटाला मामला। घोटाले के मुलजमीन जमीर अहमद खान और रोशन बेग के घरों पर छापा मारा गया है। रोशन बेग के घर पर गुज़िश्ता 24 घंटों से ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। बेंगलुरु में रोशन बेग के फर्जंद और दफ्तर के घर की भी छानबीन की जा रही है। दूसरी जानिब जमीर अहमद खान के घर पर ईडी रेड मुकम्मल हो चुकी है। जमीर अहमद खान से पूछताछ की गई है। हमारे नुमाइंदे रोफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोफ, इस मामले में तफसीलात बताएं। जी देखिए, गुज़िश्ता 27 घंटों से जी आर रोशन बेग के घर पर छापे की कार्रवाई जारी है, अब इख्तिताम को पहुंच रही है। अब जैसा कि हमने देखा कि पिछले इस छानबीन के दौरान, यानी 27 घंटों की छानबीन के दौरान ईडी अफसरों ने, जो दिल्ली से आई हुई टीम है, उन्होंने मुकम्मल जो है जायदादों के कागजात और बैंक डिटेल्स और मजीद तफसीलात यहाँ पर हासिल की हैं। न सिर्फ रोशन बेग बल्कि उनके फर्जंद रोमान बेग और उनकी दुख्तर के घर पर भी एक साथ छापे मारे गए हैं और ये कार्रवाई अब जो है मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच रही है। एक के बाद एक अफसरान जो है ईडी के एहलकार रोशन बेग के घर से बाहर आ रहे हैं जी। तो ये पूरा मामला IMA से जुड़ा हुआ है। आई मॉनिटरी एडवाइजरी कंपनी जो हलाल सरमायाकारी के नाम पर कायम हुई थी और इसने हजारों सरमायाकारों को धोखा दिया और ज्यादातर मुस्लिम सरमायाकार थे, जिनका ज्यादातर ताल्लुक दरमियानी और मजदूर तबका ही कह सकते हैं, दरमियानी तबका और मजदूर तबका से है, जिसका इन्वेस्टमेंट लेकर इन्होंने हलाल सरमायाकारी के नाम पर एक बड़ी अपनी सल्तनत कायम की थी। और के जो मालिक हैं मोहम्मद मंसूर खान, उनसे एक मोटी वो रकम वसूल करने का आर रोशन बेग पर इल्जाम आयद किया जाता रहा है। इससे कबल इनके खिलाफ जो है कई तहकीकात हो चुकी हैं, यहाँ तक के CBI की भी जांच इस वक्त भी जारी है। तो इस दौरान ईडी ने छानबीन करते हुए एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी है। दूसरी जानिब बेंगलोर के चामराजपेट के MLA जमीर अहमद खान के घर पर भी एक साथ कल सुबह तकरीबन 7 बजे छापे मारे गए थे। तो आज कल देर रात
कल देर रात जमीर अहमद खान के घर पर छानबीन की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है जी। और यहाँ पर भी बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स, तमाम जो है असासा जात की तफसीरात हासिल कर ली गई हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जमीर अहमद खान ने हाल ही में एक नया घर तामीर किया है जिस पर जो काफी सुर्खियों में रहा है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि इस घर पर जो लागत आई है उसकी तफसीलात ईडी ने हासिल की हैं। कहां से ये आमदनी हासिल हुई। जमीर अहमद खान जो एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन भी है, नेशनल ट्रैवल्स एजेंसी इनकी एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो यहाँ पर भी इनके दफ्तर पर भी छापे मारते हुए जमीर अहमद खान के भाइयों के मामले को लेकर के कार्रवाई तेजी से हो रही है। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के तिजारत और तिजारत के शोबे के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम को मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड लोकल गोज ग्लोबल का नाम दिया गया है। बातचीत का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स को हमारी बरामदी सलाहियत को बढ़ाने और मकामी सलाहियतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है तिजारत के हवाले से बातचीत करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर बात होगी? क्या मजीद तिजारत को किस तरह से डिजिटल वे में फरोग दिया जाए, उस हवाले से बात होनी है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, जिसमें भारतीय मिशन के प्रमुखों सहित केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जो जयशंकर जो होंगे, एस जयशंकर वो होंगे। इसके अलावा कई ऐसे और अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि भी रहेंगे और कॉमर्स इंडस्ट्री के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। इसके पीछे मकसद, सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिस तरह से कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है उसको वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि मोदी सरकार ये चाहती है कि विदेशी निवेश के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर किया जाए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की रोडमैप इसमें रख सकते हैं। और जो वाणिज्य मंत्रालय ने एक टारगेट सेट की है $400 बिलियन का निर्यात करने का, उसका भी एक खाका देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जुलाई माह में भी करीब $35 अरब से अधिक का निर्यात हुआ है, जो करीब 47% जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये काफी अच्छा एक संकेत है और इसी क्रम को आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ाना चाहते हैं और इसको भुनाना चाहते हैं। वो भारतीय जो बाजार है उसको लेकर के विदेशी निवेशकों को लुभाने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ यही होगी कि जिस तरह से भारतीय उत्पाद है मेक इन इंडिया के तहत कैसे उसको विदेशियों के बाजारों में पहुंच बनाना है, क्योंकि अभी भी भारतीय जो वैश्विक व्यापार में भारतीय उत्पाद और भारत की हिस्सेदारी काफी कम है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बूस्टर डोज कहा जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सके। अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 2027-28 तक सरकार ने $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। वहीं अगले 2 सालों में $500 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट तय किया है और $400 बिलियन इसी फिस्कल ईयर में जो टारगेट सेट किया है मोदी सरकार ने कि कैसे इसको अचीव किया जा सके। इसके लिए कई ऐसे पहलुओं को देखना होगा, जैसे कि जो हमारे पारंपरिक बाजार हैं उसमें कैसे और अपनी पहुंच बढ़ानी है, कैसे अपने उत्पादों का पैठ और बढ़ाना है। दूसरी तरफ नए बाजार तलाशने की भी होगी और बिल्कुल नया बाजार किस तरह से तलाशा जाए और मेक इन प्रोडक्ट्स को किस तरह से ग्लोबलाइज किया जाए, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। बेहद शुक्रिया अनिल आपका। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल पर आज शिवराज काबीना की एक मीटिंग है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सैलाब की वजह से हजारों करोड़ मालियत का बुनियादी ढांचा मुनहदम हो गया है। इस मीटिंग में अहम महकमों के वज़रा और अफसरान शामिल होंगे। बताते चलें कि रिलीफ और रेस्क्यू का काम तेजी से और बेहतर तरीके से जारी है। शिवराज सिंह ने 25 दही इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को जल्द बिजली, पानी और सड़क फराहम की जाएगी। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आज शिवराज काबीना की बहुत अहम मीटिंग बारिश और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से।
मुनज़्ज़म मीटिंग जो है कल रात के लिए ऐलान किया गया था कि 9:15 बजे होगी, फिर वज़ीर आला जो है क्योंकि दौरे से नहीं आ पाए, फिर वक्त में जो है तब्दीली की गई, लेकिन फिर जो है ये कहा गया कि सुबह 9 बजे होगी। अब जो है मीटिंग दिन में 12 बजे मंत्रालय में होगी और पूरा फोकस जो है सैलाब मुतासरीन की बादाबादकारी और उनके नुकसान, चाहे वो फसल का हो या नुकसान या उनके जानवरों का हो, जो भी चीजें हैं, और वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही हुई है उन सब पर जो है डेवलप करने पर पूरा फोकस होगा। वज़ीर आला ने जहाँ पे काबीना वज़ीरों को बुलाया वहीं पर बजाय महकमा रेवेन्यू के अफसरान को और जो है वज़ारत दाखिला और दाखिला के साथ साथ जो वहाँ पर ज़रूरी आबपाशी का जो महकमा है उसको और PW के महकमे को बुलाया गया है। तमाम जगहों को उस पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि पूरी सैलाब की अगर हम बात करें तो जहाँ पर पूरे इलाके में तबाही बड़ी पैमाने पर आई है, वहीं पर हमें देखते हैं कि 6 पुल भी तबाह हुए हैं जी। तो महकमा PWD के जरिए पुल की तामीर की गई थी, जिसको लेकर न सिर्फ कुछ कांग्रेस बल्कि जो बीजेपी की जो सीनियर लीडरान है उन्होंने भी शिवराज हुकूमत की जो है तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब महकमा जो है बार बार ये आपको अलर्ट जारी कर रहा था मौसमियात, तो हुकूमत ने उस पर फोकस क्यों नहीं? अगर हुकूमत ने पहले से तैयारी की होती तो इतनी बड़े पैमाने पर तबाही नहीं होती। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।